हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने जो है ना महेश कुमार वनमाल सर का रिवीजन बैच या रिवीजन क्लासेस के रूप में जो है ना वीडियो लेकर के आया हूं। और इसका जो है अगर आप लोगों ने जो है ना अपनी तैयारी तो पूरा कर ही चुके होंगे, सभी लोग का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो का फ़ायदा आप रिवीजन के पर्पज़ से उठा सकते हैं, है ना। ये आपको टॉपिक वाइज सारे चैप्टर वाइज जो है ना इसमें रिवीजन करवाया जाएगा। और आज मैं लेकर आया हूँ भारत का भूगोल से रिलेटेड आपका रिवीजन बैच, ठीक ना। इसमें रिवीजन करना है आप लोगों को, बस रिवीजन के लिए इसमें और रिवीजन के पर्पज़ से है ये वीडियो आप देख सकते हैं। और आपका जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। और महेश कुमार वनमाल सर का बुक का ये सारा कलेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, जो बहुत सारा पॉइंट आपका छूट भी जाएगा तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसके समान परिचय में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो मैप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मैप में जो है ना थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, तो मैंने एक न्यू मैप लिया है, उस पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले भारत की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सबको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और 6 देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं, है ना। जिसमें कि सबसे पहले स्थान पे आपको रूस देखने को मिलता है। रूस है, कनाडा है, चाइना है। तो ये सारे देश जो है कहीं कहीं भारत से बड़े हैं। तो लोग कुल जो है 7 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े देश हैं। 6 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं और भारत का स्थान 7वां है। और इसमें देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर, या फिर ऐसे इसको याद कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तो इसको आप आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग मैप में। देख सकते हैं ये एक मैप लिया गया है आप लोगों के बीच में। ये इस मैप को आप देख सकते हैं। हेलो, तो जी हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे इस मैप में जो है आपको कहीं कहीं ये जो है डाटा दिया हुआ है। चौड़ाई और लंबाई पूछा गया, तो यानी चौड़ाई आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसको चौड़ाई बोलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप इसकी लंबाई बोलेंगे। ये जो है आपको जम्मू कश्मीर के ये पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के आपको यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट तक ये इसकी कुल आपको लंबाई है। तो लंबाई मतलब लंबाई में अगर पूछा जाए तो 32 से 14 किलोमीटर और चौड़ाई में पूछा जाए तो 29 से 33 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। और एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण इस टाइप से नहीं दिया गया था, लंबाई और चौड़ाई बस पूछा गया था। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था और गलत मार्क आए थे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं। और सबसे जो है आपको उत्तरोत्तम बिंदु, यानी भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु की बात करें तो आपको इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल ये जो है लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है। आपको इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है ना। और इसमें जो है आपको सबसे उत्तरोत्तम और सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दिया गया, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही भाग है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और मैं बता दूँ कि 2004 की सुनामी में यह डूब चुका है। तो सुनने में आ रहा है कि फिर से वो मतलब ऊपर आ गया है। तो ठीक है, तो बातें होती रहती है। इसके बाद देख सकते हैं आप भारत का ये मुख्य बिंदु, अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन ये के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन या कुमारी नेस के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन या फिर कुमारी नेस, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और भारत का सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको इंदिरा पॉइंट होगा, जबकि आपको भारत का उत्तरोत्तम बिंदु पूछे तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। और ठीक है, और आपको अगर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ये यहाँ पे तो कन्याकुमारी कुमारी नेस। और इधर देख सकते हैं भारत का अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माथा, यानी गौर माथा इसको बोलते हैं, जो कि गुजरात में होता है ना, गौर माथा। इसके बाद आप कह सकते हैं सबसे पूर्वी बिंदु आपको 97 डिग्री 25 मिनट पे ये दिख रहा होगा किबिथु, जिसको वलांगू भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो ऐसे अगर आपको पूर्व से पश्चिम पूछा जाए विस्तार तो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर। और लंबाई आपको 3214 यह जो इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई आपको 2933 इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। भारत की राजधानी तो आपको सेंटर पे पड़ता है, ये तो सबको पता ही है।
चलिए ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आप देख सकते हैं भारत के साथ जो सीमा लगाने वाले बहुत सारे इसके पड़ोसी देश हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत के साथ ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो ये वाला पूरा हिस्सा तो आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा हिस्सा आपको कहीं न कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कौन है? तो पाकिस्तान। और यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको ये अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, जो 106। तो भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर, मतलब सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो वो है आपको अफगानिस्तान, जो कितना ओनली 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक उसी प्रकार बात करें तो भारत की से अगर चीन का बॉर्डर की बात करें, तो भारत से चीन का बॉर्डर ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो है सॉरी इधर तो आपको नेपाल आ जाएगा, तो इधर भी आपको चीन का होगा और यहाँ भी आपको चीन का बॉर्डर होगा। तो ये सब जो चीन का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर कुल जो है आपको 3,448 किलोमीटर है। 3,448 किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि आप, और ये नेपाल के साथ अगर बात करें तो नेपाल के साथ आपको 17 से 51 किलोमीटर ये जो है पूरा जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से यहाँ तक है ना, नेपाल के साथ। तो बॉर्डर शेयर करने, बॉर्डर जो है ये कौन, अपना भारत जो है बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। यहाँ तक ये देख सकते हैं, ये होगा ये आपको सिक्किम, इधर से सिक्किम में ये राज्य लगता है, इधर उत्तराखंड है। तो 17 से 51 किलोमीटर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और बात करें अगर भूटान की, तो भूटान के साथ 6 से 99 किलोमीटर बस ये छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर म्यांमार है आपका, म्यांमार के साथ बॉर्डर अगर शेयर करने की बात करें तो म्यांमार के साथ आपको 16 से 43 किलोमीटर, कितना 16 से 43 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे छोटी, मैंने बात किया था कि सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से, जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, हाँ, जो कि 106 किलोमीटर है, सबसे छोटी सीमा ये साझा करता है। बाकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इसमें सबसे जो बड़ी सीमा है, तो म्यांमार के साथ तो 16 से 43 किलोमीटर, लेकिन सबसे जो बड़ी सीमा है वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ये बांग्लादेश के साथ लगता है, जो 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा ये लगाता है। कितने? 4,096 किलोमीटर ये लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है आपको कहीं बांग्लादेश के साथ ये सीमा पूरा ये साझा करता है आपको, है ना। तो 4,096 किलोमीटर मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी सीमा से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत के साथ कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, तो आपको अफगानिस्तान। ये याद रहना चाहिए, हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। और ये तो आपका भारत का तटीय प्रदेश है, और कुछ ये दादर नागर हवेली और दमन दीव सबको मिक्स कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये दिया हुआ, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है। और भारत की अगर तट रेखा की, ये तट रेखा आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरात से लेकर के ये आपको जो है ये पूरा का पूरा तट रेखा है। तो इस तट रेखा की पूरी लंबाई की बात करें तो पूरी लंबाई आपको 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पाक जल संधि, आपको जो है पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच है। इधर श्रीलंका नीचे होगा, जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। इधर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, और इधर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये कुछ भारत से रिलेटेड कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था, ठीक है ना। इस मैप में बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली है, और ख़ास करके इसकी विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखेंगे हमेशा, कि अक्षांशीय विस्तार आपको देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा इसको डिप कर दूँ, हाँ देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यानी 97 डिग्री 25 मिनट आपको, 97 डिग्री 25 मिनट आपको ईस्ट है, यह जो है अक्षांशीय विस्तार है। और इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी चलिए आपको 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के देख सकते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका विस्तार है। अगर इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगा दे तो यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए ये कुछ विशेष था इन्फॉर्मेशन जो आपको भारत के मैप से रिलेटेड था। और मैं हम लोग अब कुछ है ऑनलाइन क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको काम में आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वही दिया, अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चंस भी आपको बहुत आसान बनेंगे, है ना। तो भारत का जो है आपको भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको जो है यानी
कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, हमारे पूरे विश्व में जितने भी ज़मीन भूभाग है उसमें भारत का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो 2.4% आपको ये भी पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, और देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार को ही लैटिट्यूड एक्सपेंशन बोलते हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट आपको उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। या 8 डिग्री 4 मिनट आपको कन्याकुमारी कुमारी नेस के पास है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट आपको उत्तर में आपको लद्दाख के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देख सकते हैं देशांतरीय विस्तार, जिसको लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, यह क्या निर्धारित करती है। देशांतरीय विस्तार से हम लोग समय और अवस्थिति को समय और अवस्थिति को देखते हैं। किसको देखते हैं, समय और अवस्थिति को, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार से समय और अवस्थिति को देखा जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है ना। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। इसके तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ट्रिक दिया है ना, तो लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ ट्रिक क्या आप डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये भारत का मैप है, तो देख सकते हैं यहाँ से जो है आपको एक मैप, अगर यहाँ से गुजरात से मैं ले जाऊँ तो देख सकते हैं, आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो ये गुजरात से आपको होते हुए ये जो है बिल्कुल ये जो है लगभग 8 राज्यों से गुजर रही है। आप देख सकते हैं गुजरात में, आपको इसको मैं जूम कर दूं तो देख सकते हैं आप गुजरात से गुजर रही है। गुजरात के बाद आपको राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे कट कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा कर्क रेखा से। सबसे कम किसका गुजर रहा है, तो कर्क रेखा राजस्थान से। उसके बाद भोपाल के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे ज़्यादा भाग कर्क रेखा किस राज्यों में जाता है, तो सबसे ज़्यादा कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। तो ये मुख्य रूप से, और बांग्लादेश से गुजरती है, बांग्लादेश अलग देश हो गया। तो 8 राज्य आप देख सकते हैं, इसको काउंटिंग करेंगे तो 8 राज्य होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप मैप पे अगर एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ट्रिक है, क्या जरूरी है वो ट्रिक से याद रखने का, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे राजधानी भी देख सकते हैं, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर बिल्कुल कर्क रेखा के नज़दीक है, भोपाल नज़दीक है, झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर ही है, और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कर्क रेखा से जस्ट नीचे है ना। इस टाइप से आप देख सकते हैं, त्रिपुरा है और ये आइजोल है, ये सब जो है कहीं कहीं कर्क रेखा के पास है। तो राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, हम लोगों ने देख लिए। भारत की मानक समय रेखा, ये नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट दिया हुआ है कि भारत की जो है मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा आपको 82.5 डिग्री है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से देख सकते हैं, इसको बहुत ही शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। यूपी MP AP, सबसे पहले तो यूपी MP AP याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद लास्ट में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, यूपी MP AP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए इसको भी एक बार मैप में हम लोग ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये कहाँ पे है। देख सकते हैं ये जो है आपको कहीं न कहीं यहाँ से ये जो है कर्क रेखा गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये इस टाइप से आपको गुजरेगा, है ना। तो देख सकते हैं यूपी MP ये तो आपको यूपी हो गया, ये MP हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आपको ये आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है ना। तो इस तरीके से कुल जो है 5 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा गुजरेगा, फिर आपको उड़ीसा से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और भोपाल से गुजरेगा, फिर उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कर्क रेखा बीच से ही गुजरता है ज़्यादातर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको नाम दे दिया गया है, मैंने तो आप लोगों को याद करवा दिया नाम बहुत ही आसान तरीके से, है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम है। तो यानी सबसे ज़्यादा अगर ये कर्क रेखा सबसे लंबी जाती है तो सबसे लंबी आपको इसमें बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी गुजरती है। जबकि सबसे छोटी कर्क रेखा कहाँ गुजरती है, तो ये आपको राजस्थान में गुजरती है। और कर्क रेखा में जो है आपको बोल सकते हैं कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको इस पर नहीं, वो तो नीचे है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन।
भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। भारत को 2 बराबर भागों में, तो यही कर्क रेखा जो है आपको उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु, ये जो है गौरमोती तो गुजरात में है और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, के मध्य सूर्योदय का सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से ये चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा मैप में ही आ रही है, कि कोई व्यक्ति का अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सबसे पूर्वी राज्य है, ये आपको पूर्वी राज्य है, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु है जिसको किबिथु बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु इधर है और पूर्वी बिंदु इधर किबिथु है। यहाँ पे आपको गुजरात का पश्चिमी बिंदु है गौरमोती। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो यह जो है आपको इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा, जब यहाँ सूर्योदय 2 घंटा पहले निकलेगा, सूर्य जो है आपको 2 घंटा पहले यहाँ दिखाई देगा, जबकि इस यहाँ पे 2 घंटा बाद उनको सूर्य दिखाई देगा, यानी यहाँ सूर्योदय 2 घंटा बाद होगा। तो यानी कह सकते हैं 2 घंटे का इन दोनों के बीच में समय का अंतर होता है, क्योंकि ये अक्षांश का जो है डिस्टेंस है, अक्षांश के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 2 घंटे का अंतर होता है। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आपको अभी बताए थे, प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर में नैनी से गुजरती है। ये याद रखेंगे, नैनी गांव से गुजरती है मिर्ज़ापुर से, तो वो नैनी भी बोला जाता है। भारत का मानक समय IST, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच का जो है ग्रीनविच टाइम, जो ग्रीनविच मेन टाइम है, प्राइम मेरिडियन, उनसे कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग पूर्वी हिस्से में अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटे तो पूर्वी गोलार्ध में हम लोग पाए जाते हैं, हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उनसे 5.5 घंटे का अंतर है हमारा समय में। मतलब अगर वहाँ 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे होगा। चलिए, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न, भारतीय मानक याम्योत्तर जिसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 घंटे अपराह्न होगा, है ना। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको कितना होगा? तो स्थानीय समय में 2.5 घंटे का अंतर होगा, 2.5 घंटे अंतर होगा। ये जो है भारतीय मानक समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.5 घंटा वहाँ पे आपको आगे होगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो यानी कि अगर भारत के मानक समय से आप पूरब जाएंगे तो आपको 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2.5 घंटे का अपराह्न मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु मतलब बोला जा रहा है दूर की सबसे जो है ना बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट यही है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। आपको जो है ना यहाँ दिखा दूँ मैं एक मैप में एक छोटा सा चीज़, ठीक है ना, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसमें जो है ना ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं बता दूँ, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ग्रेट निकोबार है। कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार जो है भागों में बटा है, 2 भागों में मुख्य रूप से बटा। ऊपर वाला भाग अंडमान कहलाता है, नीचे वाला भाग निकोबार कहलाता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला 4 भागों में बटा है, मतलब आपको इस टाइप से उत्तर अंडमान, लघु अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के रूप में 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार निकोबार भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो कुल 7 द्वीपों में इसको बांट के रखा हुआ है, जिसमें कि सबसे निचला हिस्सा ग्रेट निकोबार कहलाता है, और उसी में ये इंदिरा पॉइंट आपको स्थित है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और कहीं भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है ज़रूर आप बताएंगे, ठीक ना। बस ये रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, और आपको अगर इससे फ़ायदे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, इस टाइप के वीडियो मैं और भी बनाऊँगा, है ना। आप अगर इसमें कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, भारत का एकमात्र ज़िला कौन सा है? भारत का एकमात्र ज़िला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए, भारत का एकमात्र ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कुछ अलग ही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन से अगर एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको समस्या, ये क्वेश्चन कभी आप देखें, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, भारत का ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होगा सोनभद्र, तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है, जो कि आपको
4 राज्यों को स्पर्श करता है जिसका नाम सोनभद्र है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही हो सकता है बीपीएससी घुमा के पूछ दें। और इसमें तो एनसीईआरटी का ही सारा पॉइंट्स है, तो ये भी एनसीईआरटी में इतने बार पढ़ा हूँ, कहीं तो इस टाइप के पॉइंट्स देखने को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में तो आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अच्छे से दिखाया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें भारत के राज्य के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मेन केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं उनको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको ये लद्दाख लेह है। दूसरा आपको जम्मू कश्मीर होगा, है ना। तीसरा आपको जो है यहाँ पे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। ये 3 ठो तो आपको इधर मिल गए जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ना। इसके बाद दादर नगर हवेली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 4 हो गए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये कवारत्ती 5 हो गए, मतलब कवारत्ती लक्षद्वीप कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको पुडुचेरी भी आता है एक। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक 7 हो गया आपका, सॉरी 7 हुआ ना, 1 2 3 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 3 3 6 हो गया, मतलब 6 हो गए हैं कुछ। और उसके बाद आपको जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया है ना। और आपको यहाँ तक पुडुचेरी भी होगा, पुडुचेरी ये भी होगा, ठीक है ना। 7 हो गए कुछ, 7 हो गए। और एक कौन सा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। देखिए दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के बारे में ही बताया गया है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, करंट से भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, कब? तो 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। तो विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 1920 से प्रभावी हो गया। कब से? 26 जनवरी 1920 से प्रभावी हो गया। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर नगर हवेली तथा दमन दीव होगा, है ना। तो इसकी राजधानी को सिर्फ इसकी राजधानी दमन कहलाएगी, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि यह जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव को कब, इसको पुनर्गठन इसका कब से प्रभावी हो गया? 26 जनवरी 1920 से प्रभावी हो गया। और संसद में लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को यह बिल पारित हो गया, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 2019 का विधेयक है और 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु तो आप पढ़ चुके हैं, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु जो कि गुजरात के गौरमोती या गौरमाता कहते हैं। पूर्वोत्तर बिंदु अगर बात करें तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का किविथु हो जाएगा। उसी में आपको मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कि उत्तरी अक्षांश में आपको है कन्याकुमारी, कुमारीनेस या कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक श्रेणी देखिए, एक नीचे में वीआई पॉइंट दिया हुआ है। हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो ये बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हैं सबसे ऊपर जो होगा वो काराकोरम होगा, ऊपर सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जांस्कर है, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। उसके बाद पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। ये जो है इसके जो है ना, ये सभी हिमालयों का मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम दिया गया है, मतलब ऊपर से नीचे। पहले आपको काराकोरम मिलेगा, फिर पीर पंजाल मिलेगा, सॉरी काराकोरम, फिर लद्दाख मिलेगा, फिर जांस्कर मिलेगा, फिर पीर पंजाल देखने को मिलेगा, फिर आपको धौलाधर देखने को मिलेगा, फिर आपको शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे मैदानी भाग है। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार थोड़ा और डार्क करके मार्कर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो है ना, सबसे पहला जो श्रेणी है ये आपको कौन सा श्रेणी? काराकोरम हो जाएगा। कौन सी श्रेणी? काराकोरम। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये आपको जो है लद्दाख श्रेणी होगी, है ना। फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा जांस्कर श्रेणी। तो ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग है। किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस के भाग हैं आपको, ठीक है,
ट्रांस। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहला पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो आपको धौलाधार श्रेणी देखने को मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो आपको शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगा। और जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सभी जो है इस हिमालय के जो है एक क्रम है जो उत्तर से दक्षिण दिया हुआ है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं इसमें, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? तो समुद्र सापारीय क्षेत्रों में सहित है, जो कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध किसके पास? फ्रांस में। उसके बाद रूस के पास है। तब भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। मतलब आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है अगर यहाँ पे एक लाइन जाए, लाइन अगर खींचा जाए, ठीक है ना। सॉरी, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, है ना। और ये जो इधर से आपको कहीं न कहीं ये जो मिलेगा, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ में आपको ये कहीं न कहीं दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में आपको जो है ना ये दोनों लाइन आपको कर्क रेखा और जो भारत का मानक समय रेखा ये दोनों मिलता है ना। तो किस जगह पर काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा समय कटिबंध किसके पास है? तो फ्रांस के पास है। और उसके बाद किसके पास है? तो रूस के पास है। रूस के पास 11 है, जबकि फ्रांस के पास 12 समय कटिबंध है। अब देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपको 6100 किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि से क्या तात्पर्य है? मुख्य भूमि से मतलब तात्पर्य है कि इसका जो है मुख्य भूमि की लंबाई, ये जो पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा मुख्य भूमि है ना। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, ये नीचे वाला सॉरी तटीय लंबाई पूछा जाए ना। तो भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो तटीय लंबाई, इसके बारे में पूछा गया कि कितनी ज़्यादा लंबी है। तो वो 61 है। लेकिन इसको अगर इसमें आपको ये वाला भी जोड़ दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको जोड़ दें, तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है ना। बाकी वो जो भूमि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसलिए उसको मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं रखा गया। चलिए इसके बाद देख सकते हैं म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राष्ट्र को स्पर्श करती है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा उसमें अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा ज़्यादा लंबी लगती है ना। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश से देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है कौन? आपको अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान। ये पुराना डाटा है, लेकिन नया डाटा के अकॉर्डिंग जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे पहुंच चुका है, ठीक है। और भारत ने जनसंख्या में दूसरे देश को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बताएंगे आप लोग, ये बहुत खुशी की बात है या बहुत दुखी की बात है ना। चलिए इसके बाद देख सकते हैं असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की जो सीमा है कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है। असम की सीमा कुल 7 राज्यों को टच करती है। यहाँ देख सकते हैं आप असम को। ये असम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा इधर नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर को से टच कर रहा है। और असम का ये भाग जो है आपको यहाँ देखिए मणिपुर मिजोरम से भी टच कर रहा है ना। और यहाँ पे त्रिपुरा से भी टच कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ मेघालय से तो टच कर ही रहा है, और इधर आपको पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया भाई? त्रिपुरा से तो हो ही गया आपको। त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ नागालैंड 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं जिनसे कि यह अपनी सीमा साझा कर रहा है। असम, इसमें कितने राज्य दिए थे? 8 राज्य या 7 राज्य? 7 राज्यों से सही है। चलिए असम कुल 7 राज्यों से अपने यानी असम कुल 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके बाद रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, यह जो है किसका परिवर्तित नाम है? तो याद रखेंगे रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का। और बीपीएससी का तो आदत है उल्टा पुल्टा कर क्वेश्चन पूछने का। यह जो रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप है, यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का द्वीप है। और शहीद द्वीप है। उसके बाद स्वराज द्वीप है। यह सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है जिसका नाम है। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को आप जो है शहीद द्वीप कहा जाता है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ये पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये हम लोगों ने देख चुका है।
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये आपको देख सकते हैं त्रिपुरा। यहाँ देखिए ये बहुत ही विशेष क्वेश्चन है, जो कि त्रिपुरा आपको तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको त्रिपुरा नज़र आ रहा होगा। तो ये त्रिपुरा है, ये जो है आपको त्रिपुरा है, और ये बांग्लादेश का पूरा ये हिस्सा जो है ना यहाँ तक कवर करता है। तो ये तीन ओर से जो है पूरा त्रिपुरा किससे घिरा हुआ? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आई है, इम्पोर्टेंट है, और इससे पूछा भी गया है। पूछा नहीं गया तो ये पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद और बात करते हैं। देखिए कुछ विशेष चीज़ है, ये तो लंबाई वगैरह हम लोग बात कर चुके हैं। और एक चीज़ ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री तो है, लेकिन ये किस लाइन से है? तो रेड क्लिफ लाइन। अब ये रेड क्लिफ लाइन आप याद रखेंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं पहले हिस्सा था, तो जब रेड क्लिफ लाइन बनी थी तो पाकिस्तान और भारत के बीच में बना था, तो वो बांग्लादेश के लिए भी है, ये याद रखेंगे। और ये रेड क्लिफ लाइन जो खींचा गया, ये कितने राज्यों में? 5 राज्यों में खींचा गया आपको, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो ये बांग्लादेश से लगा हुआ है। और वही आप आएंगे जहाँ पे पाकिस्तान से, यहाँ भी आपको रेड क्लिफ लाइन दिख रहा है, जो भी 5 राज्य, यहाँ भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन कुल 10 राज्यों से गुजरती है, मतलब 10 राज्यों में खींचा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चीन से कौन सी रेखा? तो चीन से मैकमोहन द्वारा अलग होता है। चीन और भारत मैकमोहन द्वारा अलग होता है। और 5 राज्य इसमें भी आपको कहीं कहीं लगते हैं, 5 राज्य और जम्मू कश्मीर, मतलब कहीं कहीं लद्दाख वगैरह इसे मिला के। इसके बाद अफगानिस्तान के बीच में एक ये ड्रोन रेखा है, ठीक ना। बाकी सबके बीच में भी बहुत सारा है, मतलब बाउंड्री जो शेयर करता है। इन लोगों से हमारा कनेक्शन सही है तो कोई लाइन नहीं है, बाकी इन लोगों से थोड़ा कनेक्शन में गड़बड़ है तो लाइन खींचा गया है ना। एक बाउंड्री खींच दिया जाता है, जिनसे लड़ाई होती है तो कहीं कहीं उनका जो है बाउंड्री उनका अलग कर दिया जाता है। चलिए तो मैकमोहन लाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है मैकमोहन लाइन, इसके बारे में कौन खींचा था इसको, इसके बारे में डिटेल। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, माइनस कर लेंगे, हम बोल देते हैं। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया था। तो मैकमोहन लाइन पूछा जा सकता है कि कब खींचा गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया था। ये भारत और चीन के बीच में खींचा गया था, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन, तो यानी वही व्यक्ति है जो मैकमोहन के नाम पे ही या मैकमोहन रेखा पड़ा है ना। तो सर हेनरी मैकमोहन ने इसे खींचा था वर्ष 1914 में। और यह किस समझौते में? तो शिमला समझौते में। शिमला समझौते कब हुआ? आप जरूर कमेंट में बताएंगे। शिमला समझौते में जो है ना ये खींचा गया है लाइन। इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया इसे, है ना। लेकिन चीन अभी भी नौटंकी करता, अभी भी बतियाता है कि यह जो है ना इस लाइन को वो नहीं मानता है। तो बीच में जब उसके बाद जो है 1962 का युद्ध हुआ भारत और चाइना के बीच में, तब वो उस लाइन को मतलब स्वीकार किया। और कहीं न कहीं भारत का जो है एक भाग, कुछ भाग भी जो है जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख वाला जो रीजन है आपको, अक्साई चीन जो उसके कब्जे में है, वो भी वो हड़प लिया था, है ना। तो ये सब तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये कुछ जो है पाकिस्तान के कब्जे में, कुछ चाइना के कब्जे में। तो भारत का है तो एक न एक दिन भारत लेगा ज़रूर। चलिए देखते हैं आगे। फिर रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन आपको 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है ना बॉर्डर कमीशन द्वारा, इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया। और रेड क्लिफ लाइन आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब दोनों अलग अलग देश हो गए हैं, तो दोनों में आपको ये लाइन चलती है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं। ये क्या है? काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़, मतलब कह सकते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए और कुछ विशेष, ये डिग्री चैनल, इसके बारे में देखिए, ये सभी चैनल्स के बारे में हमने जो है ना एक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, सारे चैनल्स के बारे में। ये 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, और बहुत ही अच्छा मैप के माध्यम से डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ याद आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन मैप के माध्यम से मैंने अगले एक वीडियो में बहुत अच्छा से बताया हूँ, जो आपको एक बार देखने के बाद याद हो जाएगा। तो देख सकते हैं 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, जबकि 8 डिग्री चैनल आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। और ग्रेट महान चैनल जो है आपको सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में स्थित है ना। तो उसके बाद पाक स्टेट, जो पाक जल संधि जिसको कहते हैं, वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसी प्रकार महिम क्रीक नाम का जो है वो निवेशिका या पतली निवेशिका जो मुंबई में पाई जाती है। और कच्छ की खाड़ी आपको गुजरात में है। खंभात की खाड़ी आपको, ये भी गुजरात, नर्मदा और तापी के मुहाने पर देखने को मिलता है। लक्षद्वीप सागर आपको जो है ना लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मन्नार की खाड़ी
मन्नार की खाड़ी जो है आपको दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है, जबकि कोको जल संधि म्यांमार और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच देखने को मिलेगा। और 10 डिग्री चैनल आपको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी के बारे में डिटेल